कि पूर्व में मंडल का अध्यक्ष रहा बीजेपी का, जुलाना में उनके बेटे की गोली मार के हत्या कर दी गई। हम तो जी सरकार के खिलाफ है और हम तो सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, हमें तो टारगेट करा ही जाता है। लेकिन ये देखने वाली बड़ी विचित्र चीज है कि आज सरकार इतनी नाकाम हो चुकी है कि जो इस सरकार को सत्ता में लाने वाले लोग हैं उनकी तक सुरक्षा ये सरकार नहीं कर सकती। मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब से कहूंगा, सरकार में बैठे लोगों से कहूंगा, इस जनता ने आपको जिताया है और आपको राजा बना दिया। जिस सीएम हाउस में आप रहते हो वो जनता के पैसे से आया है। जो गाड़ियां, जो जेड सिक्योरिटी आपको मिलती है वो जनता की देन है। ये तो खुद ही कहते हैं ना, भाई हमें जिताने वाली तो जनता है। तो भी जनता ने तो आपको जिता दिया, लेकिन आज वो जनता पीड़ित है। अब जवाबदेही आपकी ये बनती है कि आप उस जनता के लिए क्या करोगे, ये तो जवाब दो। खुलेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, खुलेआम लोगों को धमकाया जा रहा है, मर्डर हो रहे हैं। और आज हरियाणा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरे प्रदेश में सबसे बुरे हालात बनते जा रहे हैं। एक समय था जी, लोग कहा करते थे यूपी में रात को रह रही है, यूपी तो ठीक हो गया। अब यूपी वाले कहते हैं कि भी रात को हरियाणा ना पड़ जाइए, पता नहीं कौन तुम्हें लूट लिया। ये बहुत गंभीर बात है और सरकार को इस पर बहुत गौर करनी चाहिए। आपने कहा था कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे की कार्रवाई मुख्यमंत्री या राज्यपाल या फिर हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। देखिए करेंगे इस चीज पे। जैसे कि मैंने कहा, ये फैसला जो है संगठन और सभी साथी मिलकर लेंगे, मेरे अकेले का फैसला नहीं। इस पे लगातार हमारी भी चर्चा चलती रहती है। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि मैं अपनी तरफ से सावधान रहे और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि हम इस वजह से कोई पीछे तो हटेंगे, हम तो आवाज उठाएंगे। अब ये सरकार को देखना है कि इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को वो कितना मेंटेन कर सकती है, या बाकी सरकार की कोई नियत है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। आज सीईटी का एग्जाम चल रहा है, एक शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, दूसरी शिफ्ट का चल रहा है। कैसे देखते हैं आप? सरकार भी दावे कर रही है कि बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं उनकी ओर से की गई। बहुत बड़ी व्यवस्थाएं करी गई, लेकिन 14 लाख बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। सरकार की क्या है जी, आदत है अपनी पीठ थपथपाने की कि हमने तो बढ़िया करा है। लेकिन बात यह आती है, यहाँ 14 लाख बच्चों का भविष्य आज सरकार के हाथ में है। सरकार अगर इसको सही तरीके से संभालती है तो कहीं ना कहीं भी उनको दुआएं मिलेगी उन बच्चों की। और यदि ये सरकार हर बार की तरह फिर नाकाम होती है इन पेपरों को ढंग से कराने में, या फिर इनके रिजल्ट निकालने में, या फिर वो जॉब्स देने में, तो फिर सरकार की मंशा तो आपने पहले भी देखी है। आज तो हरियाणा में वो हालात हो चुके हैं कि प्रदेश की जो नॉन डोमिसाइल है उनको भी नौकरियों पर रखा जा रहा है। पहले कहा करते थे ए और बी ग्रुप के बाहर से बच्चे आते हैं, सीओडी हरियाणा के बच्चों को देते हैं। अब तो सीओडी भी हरियाणा के बच्चों को नहीं मिल रही, बाहर के डोमिसाइल से मिल रही है। ये बहुत गंभीर चीज है और यदि सरकार इसके ऊपर कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाएगी तो मॉनसून सत्र आ रहा है, इसमें भी हम सरकार को भेजने का ही काम करेंगे। सर 21,000 बच्चे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एग्जाम में नहीं बैठ पाए। 170 जिन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया उन्हें बैठने की इजाजत मिल गई, लेकिन जो 21,000 शेष रह गए उनको किस तरीके से देखते हैं? क्या उनके ऊपर फैसला जो है वो लिया जाना चाहिए? देखिए जी, कई बार पर्सनल कारण भी होते हैं, कोई नहीं पहुंच पाता, और कई बार प्रशासन की कमियां भी होती है। मैं तो इसमें यही कहूंगा और मैं उन छात्रों से भी यही बात कहूंगा कि आप भी कोर्ट के माध्यम से आपको न्याय मिलेगा, आप वहां जाने का काम करिए और आपकी आवाज हम उठाने का काम करिए। सर हाल ही में एक बीजेपी के सांसद के बेटे का मामला जो है वो बड़ा सुर्खियों में है, उन्हें महाधिवक्ता जो है बना दिया गया। क्या कहेंगे सर आप? देखिए ये तो वही बात है कि जो बीजेपी हमेशा से कहती आई है परिवारवाद के खिलाफ। अगर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा परिवारवाद किसी ने बढ़ाया है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। आज आप हरियाणा प्रदेश में उठा के देख लो, ये सारा दिन हमारे परिवार को गालियां निकालते थे कि परिवारवाद है, परिवारवाद है। फिर क्यों दुष्यंत को अपने साथ तुमने सरकार में लिया? सबसे ज्यादा ये और लोगों पे उंगली उठाते हैं, परिवारवाद है, परिवारवाद है। क्यों उन लोगों के जो कांग्रेस छोड़ के आए हैं, क्यों उनके बच्चों को टिकटें दी गई बीजेपी के अंदर? क्यों उन लोगों को टिकटें दी गई? क्यों उन लोगों को लड़ाया गया जिनके परिवार राजनीतिक तौर से आगे बढ़ते रहे हैं, जिनके परिवारों ने किसी जमाने में आपको रोका था आगे राजनीतिक तौर से बढ़ने के लिए? आज उन्हीं परिवारों के बच्चों को आप क्यों आगे बढ़ाने का काम करते हैं? और सबसे ज्यादा दुख की बात है, राजनीतिक तौर पर ही नहीं, इस बीजेपी ने परिवारवाद आज प्रशासनिक तौर पर इस प्रदेश में लाने का काम कर रहा है।
डायरेक्ट डेप्यूटेशन करी जाती है। आप सभी को याद होगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को 10 साल की जेल हुई थी। वो इसी बात पे करी थी ना, बहाना यही मारते हैं कि भाई चौटाला साहब ने अपनी मर्जी से लड़के लगाए। तो भाई हमने तो कम से कम गरीबों के लड़के तो लगाए, आम घरों के बच्चे तो लगाए। तुम तो मंत्रियों के बच्चों को डायरेक्ट आज नौकरी दे रहे हो, तुम्हारी जवाबदेही कहां है? और ये जो लोग बैठे हैं जिनको आज ये लगता है कि सारी उम्र तुम सत्ता में बैठोगे, तो मैं एक ही बात कहूंगा, ये सत्ता की जो जूती है ये बहुत चिकनी होती है। किसके पैर से फिसल के किसके पैर में चली जाए ये कभी नहीं पता चलता। जवाबदेही आपको आज नहीं देनी पड़ रही, इसका मतलब ये नहीं कल नहीं देनी पड़ेगी, कल जरूर देनी पड़ेगी। और कल आज तो अगर आप किसी कटघरे में दे दो जज के तो शायद बच जाओ, जनता के कटघरे में जो आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी तो जनता आपको माफ करेगी। एक गांव में से खेत में से रास्ता जाया करता था और उस रास्ते पे एक बार क्या हुआ, एक गिद्दड़ चढ़ गया और धूप बहुत लग रही थी उसको। तो उसने चलते चलते देखा रास्ते पे आगे एक बुग्गी थी, तो वो जाके उस बुग्गी के नीचे जाके बैठ गया। और कुदरती बात है, तुक्के की बात है, जब वो गिद्दड़ खड़ा होकर चलने लगा तो बुग्गी भी साथ साथ चलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने सोचा भाई आराम कर लेते हैं, तो फिर बैठ गया। और कुदरती बात है भाई जो किसान बुग्गी को चला रहा था उसको कोई काम था, उसने भी मौके पे बुग्गी रोक ली। अब उसके गिद्दड़ के दिमाग में ये बात बैठ गई कि भैया जब जब तू चलेगा तभी ये बुग्गी चलेगी। उसके अंदर थोड़ी मरोड़ आ गई और वो आगे जाके जब उसका घर पास लगने लगा तो वो बुग्गी के टायर के आगे जाके बैठ गया कि अब तो रुकेगी नहीं। और उस किसान को क्या पता था कौन उसके साथ है, वो अपनी बुग्गी चलाता रहा। और वो लोग हैं जिनके मन के अंदर ये वहम है कि भाई उनकी वजह से हमारी बुग्गी चल रही है। हाल ही में मेरे ख्याल से आप सभी ने एक स्टेटमेंट सुनी होगी, एक अलोपा के मेरे ख्याल से प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल कांडा जी, उन्होंने भी कुछ इस प्रकार की बातें कही कि भी उनकी बदौलत मैं मेरा चुनाव जीता हूं। और ना केवल उनकी बदौलत बल्कि मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको स्पेशली फोन करा कि भाई अर्जुन को जिताओ। तो मैं तो आपके माध्यम से सबसे पहले इस पे खट्टर साहब से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आपने क्या ये वाकई ये बात कही कि नहीं कही, और कही तो मुझे भी पता है नहीं कही। लेकिन अगर इनके किसी के भी मन में किसी भी प्रकार का कोई वहम है तो मैं खुले मन से आपके माध्यम से इनको बोलता हूं, मेरा ओपन चैलेंज है, यदि खट्टर साहब को भी अगर ऐसा लगता है उनकी बदौलत कोई फर्क पड़ा है तो मेरे इस्तीफा ले लो और आज दोबारा चुनाव करा दो। मेरे कोई किसी बात की कोई संदेह नहीं है मेरे मन में। मुझे जिताने वाले लोग रानिया के लोग हैं और मुझे पता है हमारे कितने पुराने और कितने गहरे संबंध रानिया के लोगों के साथ। और जिस आदमी ने ये बात कही है वो एक उद्योगपति है। लोकदल क्या जब सरकार हुआ करती थी तो हमारे साथ ही था, फिर कांग्रेस की सरकार आई वो कांग्रेस में चले गए, और फिर बीजेपी की सरकार आई तो वो बीजेपी में चले गए। इस प्रकार के लोग केवल और केवल अपना फायदा देखने के लिए कोई परिस्थिति देखते हैं और उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यदि अगर उनके मन में भी कोई वहम है कि इतनी मजबूत वो है तो फिर इस चुनाव में हमसे क्यों करीबी लगाई। उनको पता था कि चौधरी अभय सिंह जी के कहने पर ही सिरसा हल्के के अंदर 30 से 35 हजार वोट एक तरफा गए। खुद का राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो हमारे साथ लगा, हमारा तो नुकसान करा ही करा, पर उसमें खुद में भी इतना दम नहीं था कि वो अपनी सीट पे निकाल पाए। मेरी तो जिताना बहुत दूर की बात है। यदि किसी साथी का आपका इस विषय पर इस प्रकार से कोई सवाल हो तो विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है, वो चाहे सरोमित्र कंबोज हो जो आपके सामने मिले थे, वो भी कह रहे हैं कि सच्चाई सामने आ गई है कि पहले हम भी कहते थे कि मूक गठबंधन था, आप सच्चाई सामने आ गई। देखिए जी, सरोमित्र जी को मैं कहूंगा कि आप पत्रकारिता कीजिए, आप अच्छे पत्रकार थे। आप ये मत कभी सोच लेना ये भुग्गी वाली जो कहानी है ना ये आपके ऊपर भी लागू होती है। ठीक है, जो वोट आए हैं ना वो कांग्रेस के नाम पर आए हैं। सरोमित्र का कोई खुद का कोई वहां पर कोई होल्ड नहीं है। और ज्यादा बड़ी बात नहीं तो मैं बता दूं उनके ससुराल वालों ने मेरे को वोट दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से देखो जी, लोग तो तरह तरह की हजार बातें करेंगे, लेकिन मैं इन सभी को एक टप में ये बात कहूंगा, भाई आप में से किसी को भी किसी भी प्रकार का वहम है तो 4 साल बाद फिर चुनाव आएंगे और अर्जुन ही लड़ेगा चुनाव। आप आके अपना वहम निकाल लो। चुनाव के दौरान गोपाल कांडा की तरफ से एक बयान दिया गया था जिसके बाद काफी नुकसान हुआ।
हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया, गोपाल कांडा की तरफ से, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप लोग जानते हैं कि इसकी वजह से नुकसान हुआ अभय चौटाला या गोपाल कांडा। तो कैसे देखते हैं जो बयान इलेक्शन के टाइम उनकी तरफ से दिया गया था गठबंधन को लेकर? देखिए जी, जाहिर सी बात है गठबंधन को नुकसान हुआ क्योंकि लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे। और एक आपको भी मैं बड़ा किस्सा बताऊंगा। मेरी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने मेरे को बोला मैं आपके हल्के में आना चाहता हूँ, मैं आपके लिए वोट मांगूंगा। तो मैंने साफ उनको मना कर दिया, मैं अंकल मेरे हल्के में ना ही हो, आपको सिरसा कोई मदद चाहिए तो आप मुझसे मांगिए। और आपने देखा होगा मेरे चुनाव के अंदर ना गोपाल जी ना उनके परिवार का कोई सदस्य मेरे साथ नहीं। अर्जुन जी, एक पीछे धमकी मिली थी, उसमें आपने एप्लीकेशन भी यहाँ आप लोगों के माध्यम से दी गई थी, कोई एफआईआर दर्ज हुई क्या उसमें और क्या अपडेट है? देखिए जी, हमने उस दिन भी यही बात कही थी कि यहीं से साफ पता चलता है कि भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। एफआईआर उसके 3 दिन बाद लॉन्च हुई है और अभी तक भी किसने फोन किया, कहां से ये फोन आया, किसने ये धमकी दी, कौन इसके पीछे है, इसके ऊपर जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है। अभी तक हमें पुलिस की तरफ से या किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।